हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज अपन प्रोजेक्टाइल मोशन का फटाक से रिवीजन करके प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन पे बढ़ने वाला है। ठीक है, तो फटाक से देखो, अगर मैंने किसी बॉल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे लॉन्च किया है तो बॉल ग्राउंड पे गिरेगी, तो ऐसे बोला जाएगा मैक्सिमम रेंज। y एक्सिस में होगी उसे बोला जाएगा मैक्सिमम हाइट। और जो टाइम ऑफ फ्लाइट, जितना टाइम लिया होगा एयर में, फ्लाइट में, उसे बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u sin थीटा डिवाइड बाय g। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u sin थीटा डिवाइड बाय g। कैसे प्रूफ करते हैं, वीडियो देख लेना। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो करके टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट किया जाता है। इसको ऐसे भी याद रखो, 2uy अपॉन ay, 2uy अपॉन ay। u sin थीटा और u cos थीटा, u cos थीटा चेंज नहीं होता है क्योंकि x डायरेक्शन में कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता है, ax जीरो होता है इसलिए। लेकिन ay डायरेक्शन में हमेशा नीचे की तरफ g लगता है, इसलिए ये u sin थीटा ऑलवेज डिक्रीज होता जाता है। और मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी इन y डायरेक्शन जीरो हो जाती है, लेकिन वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितना रहता है, सेम, u cos थीटा। उसके बाद क्या होता है, वेलोसिटी नीचे शुरू हो जाती है। पहले कैसे होती है वेलोसिटी, ऐसे एंड ऐसे। अब धीरे धीरे वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, नीचे, वापस उसी वेलोसिटी से हिट करेगा और जितने एंगल पे लॉन्च किया था उतने एंगल पे हिट करेगा। ओके, और जो ये पाथ होता है ना उसे बोला जाता है पैराबोलिक पाथ। कैसा पाथ बोला जाता है, पैराबोलिक पाथ। इसकी इक्वेशन बाद में बताता हूँ। मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के आधे टाइम में तो मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा ना। ओके, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। याद होना चाहिए, तो uy स्क्वायर अपॉन 2ay मैं लिख रहा हूं, ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है रेंज। रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाय g। और sin 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा, मैंने ऐसे लिखा भी है 2 sin थीटा cos थीटा। और u स्क्वायर को मैंने लिख लिया u into u। अब समझना ऐसा क्यों लिखा, क्या u cos थीटा को ux लिख सकता हूं, बिल्कुल। u sin थीटा को uy लिख सकता हूं, बिल्कुल। g को ay लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो ये हो गया 2ux uy अपॉन, ये कहां से है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, मैंने ऐसे लिख लिया। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ux into टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये रेंज के बहुत सारे फॉर्मूले थे, आपको रफ कॉपी में ये खुद से फॉर्मूले लिखने हैं बार बार। नेक्स्ट, ये इक्वेशन याद कर लो, y equal to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta। y equal to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta। ये इक्वेशन एक पैराबोला की इक्वेशन होती है। इक्वल टू x tan theta 1 minus x upon r। अगर रेंज गिवन हो तो ऐसे y और x में रिलेशन होता है, y equal to x tan theta 1 minus x upon r। ओके, रेंज और मैक्सिमम हाइट में ये रिलेशन होता है, r tan थीटा इक्वल टू 4h, r tan थीटा इक्वल टू 4h। याद रखना, r tan थीटा इक्वल टू 4h। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर स्पीड सेम हो, दो बॉल्स हो जिनकी स्पीड सेम हो, स्पीड u सेम हो, तो उसको थीटा पे लॉन्च करो या 90 माइनस थीटा पे लॉन्च करो, दोनों टाइम रेंज सेम आएगी। रेंज क्या आएगी, सेम आएगी। इफ u इज सेम, ठीक है, u सेम होगा तो ही रेंज सेम आएगी। मैं बोलता है अगर थीटा 1 35 डिग्री और थीटा 2 55 डिग्री और दोनों को u वेलोसिटी से लॉन्च किया तो दोनों की रेंज, ठीक है, ये थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू तो मैं साइन और कॉस में नहीं पता होगी, लेकिन रेंज दोनों की बराबर आएगी। तो मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं कि रेंज 1 इक्वल टू रेंज 2 होगी। कितना तो मैं कमेंट कर सकता हूं कि रेंज 1 इक्वल टू रेंज 2 होगी, ठीक है। पार्टिकल 1 की रेंज और पार्टिकल 2 की रेंज इक्वल होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप छोड़ना मत। एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल कर लो, 4 पॉइंट जो भी 6 7 से स्टार्ट करो 9 तक तुम्हें कर देंगे। एग्जांपल नंबर 4.9 तक फटाफट। और टेस्ट में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से पूछने वाला। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था एनसीईआरटी तक का कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन ये एनसीईआरटी में तो नहीं है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट जेईई मेंस, एडवांस एंड नीट में इससे क्वेश्चन आते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन
आपको प्रोजेक्टाइल मोशन आनी चाहिए। बोले इंक्लाइन प्लेन का मतलब क्या होता है, पहले वो समझो कि लास्ट टाइम अपन ग्राउंड पे ऐसे करके, ये ग्राउंड था ना, इस पे बॉल को ऐसे करके ऐसे लॉन्च करते थे। अब की बार इस ग्राउंड को थोड़ा इंक्लाइन कर दिया, टिल्ट कर दिया। ओके, अब आपको समझ में आ जाएगा कि देखो अगर मैं ग्राउंड को ऐसे थीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे टिल्ट कर दूं, ये आपका ग्राउंड बन गया, ठीक है, ऐसे थीटा एंगल पे टिल्ट कर दिया। और यहां से मैं एक बॉल को लॉन्च करूं, ऐसे ऐसे बॉल को लॉन्च किया u वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से। तो बॉल तुम्हारी कुछ यूं जाके यहां पे हिट करेगी, यस और नो? बॉल ऐसे जाके हिट करेगी, ओके। और ये एंगल लाइट से, इसको मैं अल्फा कंसीडर कर देता हूं, इसको मैं थीटा कंसीडर करता हूं। तो मैक्सिमम रेंज क्या होगी, हाइट क्या होगी, वो सब देखना होगा। तो देखिए मैं एक चीज बताता हूं कि ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है, बस दोनों के बीच का एंगल 90 होना चाहिए। ऐसे भी बना सकते हो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको भी एक्स बोल सकते हो, उसको वाई, बस कंडीशन दोनों के बीच की 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो अच्छे ने बोला ओके सर, तो क्या मैं इसको एक्स एक्सिस सर कंसीडर कर लूं? मैंने बोला बिल्कुल। तो इसके परपेंडिकुलर जस्ट क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस। क्या मैं ऐसा सिस्टम कंसीडर कर दूं, एक एक्स एक्सिस और दूसरी वाई एक्सिस, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। ओके, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, आपको ऐसे देखना है, लेकिन ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ लगेगी। देखना, ग्रेविटी हमेशा, जी हमेशा नीचे लगेगा। बच्चों ने बोला ठीक है सर। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड करूं, तो ये अल्फा है, तो ये 90 होगा, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। अगर मैं इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक लाइन ऐसे खींचूं, तो ये अगेन अल्फा होगा। फिर से समझना, दिस अल्फा, दिस 90, सो दिस इज 90 माइनस अल्फा, सो दिस इज अल्फा। क्या ये मेरी बात समझ में आई नहीं कि ये अल्फा, ये 90, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा। अरे क्योंकि पूरा टोटल 90 होना चाहिए, तो ये अल्फा बच गया। ओके, दिस एंगल इज अल्फा। तो अगर मैं g का एक कंपोनेंट लूं इस डायरेक्शन में, जो माइनस वाई, इधर माइनस वाई होगी ना, माइनस वाई, तो इधर एक कंपोनेंट लूं तो इसका आएगा g cos अल्फा, यस और नो? और इस माइनस x में क्या आएगा, g sin अल्फा। देखो g के दो कंपोनेंट होंगे, ये g है ना, तो अल्फा की तरफ g cos अल्फा और दूसरी साइड में g sin अल्फा। तो एक कंपोनेंट इधर की तरफ आ गया g sin अल्फा। g क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो ये g cos अल्फा है और ये g sin अल्फा है। ये x एक्सिस कंसीडर कर दी, ये y एक्सिस कंसीडर कर दी, और ये एंगल आपका थीटा है। कितना है, थीटा। तो इसके फिर से कंपोनेंट लो, इस तरफ क्या होगा, u cos थीटा। तो फटाफट फटाफट मेरे को लिखो, x डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन, x डायरेक्शन, ठीक है, x डायरेक्शन। मेरे को बताओ ux कितना, बोला u cos थीटा। ओके, ax कितना, इस बार ax 0 आएगा नहीं, एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में 0 नहीं है, क्योंकि ये x डायरेक्शन है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में g sin अल्फा है, तो ax इक्वल टू माइनस g sin अल्फा। बच्चों ने बोला ओके सर। मैंने बोला y डायरेक्शन में बताओ, बच्चों ने बोला देखो सर, y डायरेक्शन में क्या है सर, ऊपर की तरफ u sin थीटा होगा, क्योंकि ये u है ना, तो इसका एक कंपोनेंट u cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट u sin थीटा। तो फटाक से u y कितना आ गया, u sin थीटा, और a y कितना आ गया, a y आ गया माइनस g। क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ ना, ऊपर को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हो तो नीचे वाले नेगेटिव, और देखो ये s डायरेक्शन में, यानी कि माइनस g ऑफ cos अल्फा। ओके, ये बात समझ में आई नहीं है, थोड़ा लेवल अप है, थोड़ा मैंने एडवांस लेवल पढ़ा रहा हूं, तो ये चीज सब पढ़ो, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि सर मैक्सिमम हाइट इस ग्राउंड से यहां से कितनी होगी, ये वाली मैक्सिमम हाइट क्या होगी, h मैक्स। सर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, सर यहां से यहां तक की रेंज क्या होगी। तो 1 बाय 1 सबको सॉल्व करते हैं, ये चीज दिमाग में रखना। चलिए यहां पे करता हूं सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने देखो फॉर्मूला याद रखने को बोला था, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2uy अपॉन ay, बस 2uy कितना, u sin थीटा अपॉन ay कितना, ay माइनस g cos अल्फा। पर टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए पॉजिटिव ले लो। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दिस इज योर आंसर, 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। बहुत इजी क्वेश्चन था, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट कर दी। नेक्स्ट आपको पूछा h मैक्स कितना होगा, इस ये जो ग्राउंड है ऐसे कंसीडर किया ना, इससे h मैक्स कितना होगा पार्टिकल की। तो h मैक्स निकालना है, तो आप क्या लिखोगे,
यू वाई स्क्वायर अपॉन 2ay, यू वाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2ay, नेगेटिव कुछ भी नहीं लेना, जी कॉस अल्फा। क्या समझ में आया नहीं है? तो ये एच मैक्स हो गया। अब रेंज क्या होगा? अब रेंज में बच्चे गलती करते हैं, रेंज में बच्चे लिख लेते हैं ux इंटू टी, लिख लेते हैं ux इंटू टी, लेकिन ये गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है? रीजन सुनना, सॉलिड रीजन बताता हूं। ये फॉर्मूला गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस बार ax जीरो नहीं है, इस बार ax की वैल्यू माइनस जी साइन अल्फा है। तो रेंज इस बार आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सर कैसे कैलकुलेट करूं? मैंने बोला बहुत आसान है। रेंज क्या? तो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? रेंज के इक्वल होगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं sx इक्वल टू ux इंटू टोटल टाइम प्लस हाफ ऑफ ax इंटू टी स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है? बोला बिल्कुल सही। ux कितना होगा? u cos थीटा। t कितना? t टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तभी तो रेंज फाइंड आउट करोगे। रेंज के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट t की वैल्यू कितनी है? ये पड़ी 2u अपॉन a मींस 2u sin थीटा, 2u sin थीटा डिवाइड बाय g cos अल्फा, g cos अल्फा माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि ax नेगेटिव है, माइनस 1/2 ax की वैल्यू कितनी? g sin अल्फा, g sin अल्फा, ax की वैल्यू कितनी? g sin अल्फा इनटू t स्क्वायर, टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, 2u sin थीटा, 2u sin थीटा डिवाइड बाय g cos अल्फा, इसका होल स्क्वायर। दिस इज योर रेंज। फटाक से ये इक्वेशन लिख लो। सॉल्व करना कोई बड़ी बात थोड़ी है, इक्वेशन समझ में आनी चाहिए। फटाक से इक्वेशन लिख लो, फटाक से। दिस इज रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन पे रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं? फटाफट ये फॉर्मूला लिख लो सारे बच्चे, मैं रफ कर रहा हूं। ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे आप देख सकते हो। ओके, अब इक्वेशन करा देता हूं जिससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन फर्स्ट आपको बोला गया है कि यहां से 30 डिग्री का, कितने 30 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन है, 30 डिग्री, और बॉल को आपने लॉन्च किया है यहां से 30 डिग्री, कितने डिग्री? ये वाला एंगल 30 डिग्री, ऊपर वाला भी एंगल कितना है? 30 डिग्री, और वेलोसिटी आपके पास, वेलोसिटी आपको दे रखी 50 मीटर पर सेकंड। कितनी दे रखी? 50 मीटर पर सेकंड। तो ये बॉल ऐसे कुछ जाएगी और ग्राउंड को हिट करेगी ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे। तो बोला कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछा कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी, तीसरा पूछा कि रेंज क्या होगी, और पूछा कि जब ये हिट करेगी ना तो वेलोसिटी क्या होगी, क्या जिस वेलोसिटी से लॉन्च किया उसी वही स्पीड होगी। तो लास्ट क्वेश्चन है ये पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 एंड पार्ट 4। कैलकुलेट स्पीड, कैलकुलेट स्पीड व्हेन पार्टिकल, व्हेन बॉल या पार्टिकल, जो भी पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड, हिट्स द ग्राउंड, वापिस ग्राउंड को हिट करेगा ना तो उसकी स्पीड कैलकुलेट करना है। इनिशियली कितने? 50 मीटर पर सेकंड। ओके, बच्चों ने बोला सर ये बहुत आसान है, सर इसको x कंसीडर कर दो तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? y एक्सिस। बोला ओके, दिस इज एंगल 30, तो इस तरफ आएगा ux, u cos 30। तो x डायरेक्शन के लिए फटाक से लिख लो, x डायरेक्शन के लिए ux कितना? u cos 30, u cos थीटा नहीं, u कितना? 50, cos 30 कितना होता है? √3/2। तो ये कितना आ गया? 50 √3/2, 50 यानी कि 25 √3 मीटर पर सेकेंड। हाँ सही है।
उसके बाद ax कितना, सर ax तो कैसे निकालते हैं, इधर देखो, ये इधर की तरफ g है, यस g तो हमेशा नीचे लगता है, g ऐसे थोड़े लगेगा, g तो नीचे लगेगा। अब g का ये कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा, ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 हो जाएगा। देखो ये एंगल 30 है इसलिए ये 30 हो गया, तो इधर की तरफ आ जाएगा g cos 30, अल्फा याद करो अल्फा, और इधर की तरफ आ जाएगा g sin 30, जो अल्फा एंगल होता ना तो इसके x g sin 30 आ जाएगा। ओके, तो ये x हो गया माइनस g sin 30, g कितना, g आपके पास हो गया 10 ले लो, मैं बोलता हूं g आप 10 ले लो, कितना ले लो 10 ले लो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g कितना लेना आपको 10। ओके, तो माइनस 10 साइन 30 होता 1/2, तो इससे आ गया -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट का ध्यान रखना। अब y डायरेक्शन के लिए देख लो फटाक से, y डायरेक्शन के लिए uy कितना, uy सर u sin थीटा कितना 30 डिग्री, u कितना 50, sin 30 कितना होता 1/2, आंसर कितना आ गया 25 मीटर पर सेकंड, uy आ गया। क्या मैं एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन बोल सकता हूं, बोला यस सर, ये वाला कंपोनेंट g cos 30 वाला, तो ये हो गया माइनस g cos 30, g कितना 10, cos 30 कितना √3/2, तो आंसर कितना आ गया -5√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -5√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने कैलकुलेट क्या कर लिया, ax कर लिया, ay कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, टाइम ऑफ लाइट, सबसे पहला विषय सर, टाइम ऑफ लाइट होता है सर 2uy/ay। एक खास बात याद रखो, टाइम ऑफ लाइट में uy और ay का रिजल्ट रहता है, क्योंकि इसको उड़ाएगा कौन, uy वाला, ऐसा, तो जितना y ज्यादा होगा टाइम ऑफ लाइट ज्यादा होगा, तो 2uy की तरफ ये रहा 25 अपॉन ay की तरफ 5√3, पॉजिटिव ले लो टाइम के लिए 5√3, देखो 5 और 25 5 टाइम्स, आंसर आया 10/√3, 10/√3 सेकेंड, 10/√3, 5 into 2 10 डिवाइड बाय √3 सेकेंड। तो पहला हो गया। उसके बाद मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करना। मैक्सिमम हाइट में क्या होता है, uy², सेकेंड कर रहा हूं, h इक्वल टू uy² अपॉन 2ay। uy का स्क्वायर मतलब क्या, 25 का स्क्वायर, ओके 25 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू ay कितना, ये पड़ा 5√3, पॉजिटिव ले लो 5√3, 25 का स्क्वायर कितना 625, 625। एक काम करो 25 इंटू 25 ले लो, 25 इंटू 25, व्हाट इज दिस, 25 इंटू 25 डिवाइड बाय 2 इंटू 5 इंटू √3। क्या 5 से 25 कितने टाइम्स गया, 5 टाइम्स, और 25 इंटू 5 कितना हो गया 125, कितना हो गया 125, तो h मैक्स कितना आ गया 125 डिवाइड बाय 2√3 मीटर। हाइट है ना इसलिए मीटर में, यूनिट आनी चाहिए भाई, हाइट है तो मीटर में, h इक्वल टू 125 बाय 2√3 मीटर। हाइट हो गया। अब रेंज निकालते हैं। रेंज थोड़ा सा टफ रहेगा, क्यों रहेगा सुनना, फॉर्मूला यहां फेल हो जाएगा। थर्ड पार्ट रेंज फाइंड आउट करना, तो थर्ड पार्ट रेंज क्या बोल रहा है, r इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, रेंज इक्वल टू ux इंटू टी, लेकिन ये यहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि इस बार ax 0 नहीं है, ax -5 है, इसलिए ये फॉर्मूला नहीं लगाना। x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देख लो, तो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन वही तो रेंज के इक्वल होगा, और फॉर्मूला आएगा ux इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ax इंटू टी स्क्वायर। ओके सर, तो रेंज इक्वल टू सर ux कितना, ये पड़ा 25√3, टी कितना सर, टाइम ऑफ फ्लाइट पहले कैलकुलेट किया था 10/√3 आया था सब कुछ, 10/√3 माइनस हाफ ऑफ ax कितना 5, इसलिए मैंने माइनस लगाया क्योंकि ax नेगेटिव है ना, -5, इसलिए यहां पे माइनस आ गया, तो 5 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 10/√3 का स्क्वायर, 100/3 आ जाएगा ना। आगे देखो क्या आता है, रेंज इक्वल टू √3 से √3 कैंसिल, 25 इंटू 10 कितना आ गया 250, माइनस
ये कितना है 5 और ये कितना है 10 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 500, ऊपर कितना आ जाएगा 500 डिवाइड बाय नीचे कितना आएगा 2 इंटू √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, यानी कि 500/6। इसको कैलकुलेशन करो, 6 को इस टाइप ले जाओ तो 25 इंटू 250 इंटू 6 करो, 250 इंटू कितना करो 6, तो ये 1500 आता है। सर कैलकुलेशन कैसे करते, 25 छक्के 150 होता है, 25 इंटू 6 करो तो 25 का 25, 25 दो 50, 25 3 75, 25 400, 25 5 125, 25 छक्के 150, तो ये हो गया 1500 माइनस 500 डिवाइड बाय 6, तो ये कितना आ जाएगा 1000 डिवाइड बाय 6, तो ये आ जाएगा 500/3 मीटर, 500 डिवाइड बाय 3 मीटर, दिस इज योर आंसर। तो ये रेंज आ गई 500 डिवाइड बाय 3 मीटर। अब आपको पूछा था कि स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी व्हेन ग्राउंड को ये हिट करेगा, इसकी स्पीड क्या होगी, लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट देख रहे हैं इस क्वेश्चन में। देखो ये बॉल ऐसे जाके यहां पे हिट करेगी तो एक ऐसे की तरफ होगा uy और इधर की तरफ होगा ux, तो आपको पता है स्पीड क्या होती है, सॉरी ux इस बार चेंज होगा, इधर की तरफ होगा vx और इधर की तरफ होगा vy, इधर vx होगा इधर vy होगा, तो स्पीड होगी बेसिकली रूट ऑफ vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। ओके, अब फॉर्मूला क्या कहता है, vx फाइंड आउट करना, v बराबर u प्लस at, तो vx बराबर ux प्लस ax इंटू t, और t टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, ux पता है ax पता है। इसी तरीके से आप vy कैलकुलेट कर सकते हो, vy क्या हो जाएगा uy प्लस ay इंटू t, यस और नो, तो यहां से vx कैलकुलेट करते हैं, ux कितना, ux से आपका 25√3, 25√3, ax कितना, ax पड़ा -5 इंटू t कितना, t था आपका 10/√3, तो ऐसे vx मिल जाएगा। सिमिलरली अब vy कैलकुलेट कर लेना, जो भी आए, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा कैलकुलेशन, बाकी कॉन्सेप्ट आना चाहिए। vx मिल गया, यहां से uy और ay सब पुट कर देना, तो क्या मिल जाएगा vy मिल जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर लेना, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना, तो वहां से vx एंड vy मिल जाएगा, दोनों का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकाल देना, आपको स्पीड मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट कैलकुलेटर से खुद ट्राई करना, कैलकुलेशन है और कॉन्सेप्ट बता दिया। कॉन्सेप्ट सीखो, फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा क्या सीखो, कॉन्सेप्ट। क्या आना चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ओके चलिए, तो प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने कवर कर लिया। अब एक और बचा है कि रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, कि रिलेटिव वेलोसिटी 2 डायमेंशन में कैसे कैलकुलेट करना है। अच्छा, इससे पहले मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम हाइट बता दिया था, ये किसी बिल्डिंग की हाइट से, किसी बिल्डिंग लाइट से, दिस इज बिल्डिंग की हाइट h है, बिल्डिंग की हाइट कितनी h, यहां से अगर मैं किसी बॉल को ऐसे हॉरिजॉन्टल u वेलोसिटी से लॉन्च करूं तो ये बॉल कुछ ऐसे जाके हिट करती है, ऐसे जाके हिट करती है ना, तो ये रेंज क्या होगी, u इंटू टी कर देना, रेंज इक्वल टू, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन होता नहीं, u इंटू टी कर देना, t फाइंड आउट कर लेना, ठीक है, t h से फाइंड आउट हो जाएगा, t कैलकुलेट कर देना, और t की वैल्यू होती है √2h/g, याद रखना t की वैल्यू कितनी होती है √2h/g, h आपको गिवन होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ पे u, यहाँ पे किस स्पीड से हिट करेगा, इधर u है और नीचे की तरफ √2gh हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे uy 0 है, y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो जितना नीचे आता है उतना √2gh होता है। तो लास्ट क्लास में जो यहाँ की स्पीड रहेगी, तो स्पीड क्या होती है, अभी तो बताया था कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी का स्क्वायर u स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि vy है ना y डायरेक्शन में, और ये वेलोसिटी क्यों आ रही, क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है और एक्सेलरेशन वेलोसिटी दिलाता है, तो ये हो जाएगा 2gh, u स्क्वायर प्लस 2gh, याद रखना। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट बताया कि अगर इसको u वेलोसिटी से एक थीटा एंगल पे दूसरा पार्टिकल है, उसको भी u वेलोसिटी से, तीसरा पार्टिकल है उसको भी u वेलोसिटी से,
तीन पार्टिकल ऐसे मैंने लॉन्च किए, दिस इज थीटा सॉरी, तो तीनों पार्टिकल सेम स्पीड से हिट करते हैं, u² प्लस 2gh। अब मेरा क्वेश्चन सुनना, सबसे कम टाइम में कौन सा ग्राउंड पे हिट करेगा? दिस इज पार्टिकल 1, दिस इज पार्टिकल 2 एंड दिस इज पार्टिकल 3। ऑब्वियसली ये नीचे की तरफ आ रहा है तो फटाक से आ जाएगा, तो थर्ड सबसे कम टाइम लेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट थर्ड सबसे कम होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट 2 उससे ज्यादा होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट 1 उससे भी ज्यादा होगा। क्यों टाइम ऑफ फ्लाइट 1 ज्यादा होगा? क्योंकि ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, और ये वाला ऐसे जाएगा, तो ये वाला तो सीधा आ जाएगा ना, तो कम टाइम में पहुंच जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 3 का बहुत कम होगा, ये लेस देन समझ लो, लेस देन 2, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं। बस रिलेटिव वेलोसिटी पहले पढ़ा दो, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन ले लो। रिलेटिव मोशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, रिलेटिव मोशन से क्वेश्चन बनता है। रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, अपन ने 1 डायमेंशन में पढ़ रखा है, 1 डायमेंशन में रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का क्या मतलब होता है? एक को फिक्स कर दो और दूसरे की मोशन को ऑब्जर्व करो, यही तो हुआ ना रिलेटिव मोशन। पहले पढ़ते थे अपन वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, इसका क्या मतलब होता है? वेलोसिटी ऑफ ए कैलकुलेट करना है बी के रेस्पेक्ट में, तो आप ऐसे लिखते थे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यही तो लिखते थे ना, तो यही करना है आपको। अब आपको वेक्टर आता है नहीं आता? तो देखो ऐसा, अब एक्स और वाई में ले लेना, ये थी अपन ने वन डायमेंशन मोशन, स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं वन डायमेंशन, एक डायरेक्शन में। 2D में मतलब प्लेन में मोशन, कैसी मोशन? प्लेन में, यानी कि यहाँ पे एक्स एक्सिस में भी मोशन होगी, वाई में भी मोशन होगी, तो उसमें रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ बी माइनस, इसको ऐसा पढ़ता है, वेलोसिटी ऑफ ए with respect to b, with respect to b। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि वेलोसिटी ऑफ b with respect to a, तो हो जाएगा vb माइनस v, पहले कौन है? b, तो vb माइनस v है। यस और नो? ये जस्ट दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। दिस इज vb माइनस v है। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, कॉमन सेंस, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा माइनस टाइम ऑफ va माइनस vb। देखो अच्छे से, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये va वाला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। देखो va माइनस vb, देखो माइनस अंदर भेजो वापस ये मिल जाएगा। कहने का मतलब vab और vb बस माइनस साइन का फर्क होता है, यानी कि vab इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ vb है। बस क्या समझ में आया नहीं आया? तो ये रिलेटिव वेलोसिटी होती है। अब यहाँ क्या होगा? x और y डायरेक्शन के दोनों कंपोनेंट होंगे, x डायरेक्शन में भी देखनी हो और y डायरेक्शन में भी देखनी। ठीक है, अपन क्वेश्चन करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी पे। चलिए, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि रेन हो रही है 45 मीटर पर सेकेंड, हम 35 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ रेन गिवन है आपको 35 मीटर पर सेकेंड। ऊपर से नीचे की तरफ रेन गिरेगी, ऑब्वियसली रेन तो ऊपर से गिरेगी, कैसी बात है, नीचे। हाँ, वेलोसिटी ऑफ रेन, आर रिप्रेजेंट रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन 35 मीटर पर सेकेंड। और एक बाइसिकल पे कोई जा रहा है और वो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। किधर जा रहा है? ईस्ट टू वेस्ट, इधर की तरफ जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ कुछ भी हो, वेलोसिटी ऑफ बाइसाइक्लिस्ट की वेलोसिटी गिवन है आपको 12 मीटर पर सेकेंड। एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल को देखो। एग्जांपल ऐसे, तो बोला कि उसको अम्ब्रेला किस एंगल पे होल्ड करना पड़ेगा। जब भी अम्ब्रेला होल्ड करने की बात आए ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना होता है। ओके, तो ये ऐसे रेन गिर रही है और बाइसाइक्लिस्ट ऐसे जा रहा है। क्या फोटो बना नहीं बना? तो देखो, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो ऑब्वियसली ऐसे ऐसे जा रहा है और ऐसे, ठीक है। अब देखना कि आपको कैलकुलेट क्या करना है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करना चाहिए। रेन ऊपर से गिर रही है, आप कभी ऑब्जर्व करना, रेन ऐसे गिर रही है और मैं ऐसे जा रहा हूं, तो मेरे को ऐसा फील हो रही है मेरी तरफ आ रही है, तो मेरे को जस्ट अम्ब्रेला उसके अपोजिट रखना।
तो इस केस में जब भी अम्ब्रेला वाले सवाल आए, मेरी लाइन सुनना, आपको कैलकुलेट करना वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, इसको बोलते हैं रेन मैन प्रॉब्लम, बट यहाँ पे बाइसाइक्लिस्ट है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू बाइसाइक्लिस्ट कैलकुलेट कर दो, आपको उसी एंगल पे क्या करना है, अम्ब्रेला होल्ड करना है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय या बाइसाइक्लिस्ट। पर सर माइनस वीबी तो हमें वेक्टर तो नेगेटिव करना नहीं आता। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, वी आर प्लस माइनस ऑफ वीबी कर सकता है। बच्चे ने बोला सर यस मैं कर सकता हूं। तो दिस इज द वीबी, तो माइनस वीबी क्या हो जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट, दिस इज द माइनस वीबी। और इन दोनों का सम इधर ही तो आएगा, दो वेक्टर की टेल टेल मिल रही है तो इसका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ याद है, इसलिए सब वेक्टर वगैरह पढ़ाना पड़ेगा, इधर की तरफ होगा, ठीक है। और ये एंगल बता दो वर्टिकल से, दिस इज एंगल थीटा। तो थीटा कैसे बता दोगे, अगर मैं इसको ऐसे देखूं, दिस इज द, ऐसे देखो कि ऐसे और ऐसे, ये कंपोनेंट वीबी को यहां से यहां नीचे कर दूं, तो इस ट्रायंगल में देखो tan थीटा क्या होगा, फटाक से tan थीटा क्या होगा, वीबी अपॉन वी आर, वीबी अपॉन वी आर। अरे देखो ना ऐसे, थोड़ा ऐसे देखा करो, फिजिक्स में विजुलाइज करो, ऐसे देखो, तो ये वाली लेंथ वीबी के इक्वल ही तो होगी ना, तो tan थीटा इक्वल टू सिंपली कितना हो जाएगा, वीबी अपॉन वी आर। यहां से आपको एंगल मिल जाएगा जो भी 19 डिग्री आता है, ठीक है, कैलकुलेशन करने पर वी आर माइनस वीबी। और रिजल्टेंट निकालना है तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर, एक वी आर एक वीबी, तो वी आर भी कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस वीबी का स्क्वायर, जो भी है 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर का रूट निकाले ना 37 आएगा, कितना आएगा 37 आएगा, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। देख लो, देखो फटाक से इक्वेशन एनसीईआरटी में दे रखा है, आपको समझ में आ गया होगा कि माइनस क्यों किया, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन या बाइसाइक्लिस्ट, उसके रेस्पेक्ट में आपको कैलकुलेट कर देना। और ये देखो रिजल्टेंट इधर तो आएगा ना, दिस इज द वी आर बी, तो अम्ब्रेला जस्ट इसके अपोजिट पकड़ लो, ऐसे अम्ब्रेला जस्ट इसके अपोजिट होल्ड कर दो, अम्ब्रेला ऐसे होल्ड कर दो, तो समझ में आ रहा है नहीं, बाइसाइक्लिस्ट ऐसे जा रहा है, रेन ऐसे जा रही, तो उसको ऐसे पकड़ना पड़ेगा। तुम फील करो कि बारिश ऐसे गिर रही है, तुम ऐसे जा रहे हो, तो बारिश तुम्हारे सामने आएगी, तो अम्ब्रेला ऐसे पकड़ना पड़ेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक होती है रिवर वॉट प्रॉब्लम, चलो रहने दो, जब मिलोगे ना तब मैं थोड़ा सा तुम्हें नीट और जेई लेवल से अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। अभी एनसीईआरटी कंप्लीट करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी से भी ऊपर ले जा रहा हूँ, पर कुछ हो सकता है तुम्हें, ठीक है ना यार, ऑनलाइन में उतना मजा नहीं आता, ऑफलाइन मिलना मजा आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि प्रोजेक्टाइल में 2D रिलेटिव मोशन कैसे लगती है, देखना रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल। देखिए रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल, अपन एग्जांपल से समझते, ये जेई का पार्ट है, जेई और नीट का। फर्स्ट कि आपके पास देखिए यहां से एक बॉल को मैंने लॉन्च किया ऐसे, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ u1 एंड दिस एंगल इज θ1, और यहां से दूसरा पार्टिकल मैंने लॉन्च किया u2 वेलोसिटी से, और ये एंगल था मेरा θ2। कौन सा एंगल था, θ2, ऐसे। तो ये पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा और ये वाला पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा। बोलते हैं कि एयर में कोलाइड करते हैं। अगर ये दोनों पार्टिकल एयर में कोलाइड करते हैं तो u1 u2 θ1 एंड θ2 में रिलेशन फाइंड आउट करना है। दोनों के बीच की डिस्टेंस लेट से कुछ d थी, और इसको ओरिजिन कंसीडर कर दो 0,0, दिस इज द ओरिजिन। तो किस पॉइंट पे टकराएंगे वो सब कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मेरी बातें समझना, लिख बोल रखा है कि if particles collide, टकराते हैं, collide in air, then establish relation between u1 u2 θ1
एंड थीटा 2, इनमें क्या रिलेशन होगा, चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब पार्टिकल यहाँ पे हिट करते हैं, पार्टिकल यहाँ पे हिट करते हैं, तो सर रिलेटिव वेलोसिटी का क्या फायदा उठाओगे, रिलेटिव मोशन का क्या फायदा उठाओगे, देखना जब भी ऐसा हो आप एक काम करो, एक पार्टिकल को रोक दो और दूसरे पार्टिकल की मोशन देखो। मान लो इस पार्टिकल को मैं रोक देता हूं, इस पार्टिकल को मैं क्या कर देता हूं, रोक देता हूं, तो देखो ये पार्टिकल क्या होगा, इसके पास कौन कौन सी वेलोसिटी होगी, एक इधर की तरफ होगी, एक इधर की तरफ होगी u1 cos थीटा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, एक u1 cos थीटा, और ऊपर की तरफ होगी u1 sin थीटा, अच्छे बोल रहे समझ में आ रहा है। इसकी भी वेलोसिटी देखो, एक इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा u2 cos थीटा 2, और इधर था cos थीटा 1, दिस इज द थीटा 1, और इधर की तरफ आएगा ना u2 sin थीटा 2, बच्चों अरे थीटा 1 थीटा 2 कुछ भी हो सकता है, u1 u2 कुछ भी हो सकता है, तो दिस इज द थीटा 1, दिस इज द थीटा 2, ओके। अब बोला कि ये पार्टिकल ऐसे है और ये पार्टिकल ऐसे है, मतलब इसकी ऐसे भी मोशन हो रही है, ऐसे भी हो रही है, और इसमें इसकी ऐसे भी हो रही है, ऐसे भी हो रही है। अब देखो पार्टिकल कोलाइड करते हैं, एक काम करते हैं इस पार्टिकल को रेस्ट पे लाते हैं, वेलोसिटी ऑफ, इसका नाम दे देता हूं पार्टिकल 1 और इसका नाम दे देता हूं पार्टिकल 2, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, इसको रेस्ट पे लाना है। सबसे पहले इसको रेस्ट पे कैसे लाओगे, मेरा क्वेश्चन समझो, इसको रेस्ट पे लाना है, तो इसके पास इधर की तरफ u1 cos थीटा है, तो पीछे u1 cos थीटा दे दो, मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, दिस इज द u1 cos थीटा 1, तो इसके साथ अन्याय नहीं हो सकता, तो इसको भी दे दो u1 cos थीटा 1, लेकिन अभी तो ये x डायरेक्शन में रुक गया क्योंकि इधर और इधर इक्वल है, तो ऊपर है उतना ही नीचे दे दो, तो u1 sin थीटा 1, तो इसको भी नीचे दे दो u1 sin थीटा 1। देखो ये पार्टिकल रुक गया, बच्चे बोले नहीं सर एक्सेलरेशन भी है ना, तो उसमें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g है, तो इसको ऊपर दे दो, मतलब इसको रोकना है ना, तो ऊपर एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, इसको भी ऊपर दे दो, तो ग्रेविटेशनल में मतलब अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन का कोई लफड़ा नहीं, अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन का कोई लफड़ा नहीं, क्यों, क्योंकि नीचे g होता है, दोनों में नीचे g होता है, दोनों में एक्सेलरेशन सेम होगा, इस पार्टिकल पे भी नीचे g लगेगा, दोनों पे g लगेगा, इसको रोकना है तो ऊपर g देना पड़ेगा, तो इसको भी g देना पड़ेगा, तो ये दोनों g कैंसिल हो जाएंगे, एक्सेलरेशन में कोई टेंशन नहीं है। नहीं समझ में आया तो फिर से ट्राई करना, देखो देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि इसको रोकना है, इस पार्टिकल को 1 को देखना, इसको रोक दो, इसको रोक दो मतलब इसकी फ्रेम में देखना है, तो ये पार्टिकल कैसे हिट करेगा, देखो इसको रोकने के लिए आगे u1 cos थीटा है तो पीछे u1 cos थीटा दूंगा तभी रुकेगा, बोला यस, इसके पास तो ऊपर भी है ना, तो इसको नीचे भी देना पड़ेगा तभी रुकेगा ना, बोला यस, तो अब ये x और y दोनों में कहीं नहीं जाएगा, तो देखो इसको पीछे दिया तो इसको भी पीछे देना पड़ेगा ना, अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के साथ, अनजस्टिस, ओके सर, इसको दिया u1 cos थीटा 1, ओके, और नीचे दिया तो u1 sin थीटा 1, तो इसको भी देना पड़ेगा। अब पार्टिकल क्या बोल रहा है, पार्टिकल ये तो यहां रुक गया, अब ये पार्टिकल इससे टकराना चाहिए, कब टकराएगा, ये तब टकराएगा जब ये सीधा सीधा आएगा, क्योंकि ये पार्टिकल यहां तो रुक गया ना, रेस्ट पे आ गया, ये पार्टिकल रेस्ट पे आ गया, तो इस पार्टिकल को इससे टकराना है तो सीधा आना पड़ेगा ना, इसका मतलब ये वेलोसिटी का कंपोनेंट और ये वेलोसिटी का कंपोनेंट दोनों इक्वल होने चाहिए, ऊपर वाला नीचे वाला इक्वल होगा तभी तो पार्टिकल सीधा चलेगा, अदरवाइज तो ऊपर नीचे हो जाएगा ना। बच्चे ने बोला ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए, यानी कि u1 sin थीटा 1 शुड बी इक्वल टू u2 sin थीटा 2। कंडीशन फॉर कॉलिजन, ये होगा तभी तो कॉलिजन होगा, कंडीशन फॉर कॉलिजन इन प्रोजेक्टाइल मोशन, याद कर लो ये कंडीशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये डिस्टेंस d गिवन है आपको, दिस डिस्टेंस आपको दोनों पार्टिकल का सेपरेशन कितना गिवन है, d गिवन है, तो कब कोलाइड कितने टाइम में करेंगे, तो टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होगा, ये पार्टिकल तो सीधे सीधे इधर की तरफ आ रहा है और इसके पास दो वेलोसिटी है, एक u2 cos थीटा खुद की, एक मिली है u1 cos थीटा 1, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2, u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2, इतने टाइम में कॉलिजन होगा, ठीक है।
इतना टाइम लेगा, उसके बाद कॉलिजन हो जाएगा। अब बस ये निकल गया, ये निकल गया। अब बोलेगा कौन से पॉइंट पे हिट करेगा, आपको टाइम मिल गया। अब वापिस क्या करो, रिलेटिव मोशन को छोड़ दो, आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालना है। लेट्स से दिस इज x, y। ये x, y किस पॉइंट पे कोलाइड करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है। अगर ये समझ में आ जाता है ना तो आपको प्रोजेक्टाइल अच्छे से समझ में आ जाएगी। एनसीईआरटी की प्रोजेक्टाइल आपके सामने नहीं दिखेगी। एनसीईआरटी में तो एकदम हलवा है, एकदम बोले ना आसान आसान। ओके, तो किस पॉइंट पे कोलाइड करेंगे, अपने को क्या करना है, इस पार्टिकल की मोशन ऑब्जर्व करना है। दिस इज द u1, दिस इज द θ1। तो पार्टिकल ऐसे जाएगा और यहाँ पे कोलाइड कर रहा है, तो आपको ये x निकालना है और ये वाला y निकालना है। तो इसका u1 cos थीटा याद है आपको, u1 cos थीटा, और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा u1 sin θ1। ठीक है, अब क्या करना है, इस पॉइंट पे आपको इतना टाइम निकल जाएगा, यहाँ से d आपको कुछ गिवन होगा, ये सब करोगे तो आपको टाइम कुछ मिल गया, तो ये x निकालना है। तो x बराबर क्या करोगे, ux इंटू टी, यहाँ से t पुट कर देना, x मिल जाएगा। y निकालना है तो uy इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर कर देना, तो x भी मिल जाएगा, y भी मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट पकड़ो, तो x मिल जाएगा, y मिल जाएगा, तो किस पॉइंट पे हिट करेंगे वो भी पता चल गया। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है अभी भी एनसीईआरटी से भी ज्यादा, पर मैं यहीं पे रोक रहा। ठीक है, तो अब टेस्ट में जो एनसीईआरटी में वहां से पूछूं, टेस्ट में क्या क्या रहेगा आपका, फिजिक्स का टेस्ट है 10th ऑफ सितंबर को। तो टेस्ट में देखें, चैप्टर 3 पूरा आना चाहिए, चैप्टर 3 कंप्लीट, और चैप्टर 4 भी कंप्लीट, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं चैप्टर 4 भी कंप्लीट कर दूंगा। अब बस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बचा है, लास्ट टॉपिक बचा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लास्ट है, बाकी प्रोजेक्टाइल खत्म हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी खत्म हो गया, और वेक्टर खत्म हो गया। फोर्थ चैप्टर में मेन यही था, वेक्टर आना चाहिए अच्छे से, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट वो एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने फिर भी करवाया आपको। और उसके बाद आपको प्रोजेक्टाइल मोशन अच्छे से करवा दिया, प्रोजेक्टाइल मोशन हाइट से, प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइन प्लेन पे, अगेन एनसीईआरटी में नहीं है इंक्लाइन प्लेन पे। फिर भी आपको टेस्ट में इंक्लाइन प्लेन में नहीं पूछूंगा, पर जेई नीट के क्वेश्चन आप करना, प्रीवियस ईयर के करोगे ना तब तुमसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये चीजें दिमाग में रखना। 11th तो आपको एकदम मजे से समझ में आ जाएगी, और देखते हैं 1 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट होती है तो मजे ही आ जाएंगे। फिर अपन क्लास में जेई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, नीट वालों को नीट के जो फिजिक्स में पूछे गए वो अपन डिस्कस करेंगे, तब तो मजा आएगा ना इसमें यार। इंजीनियर डॉक्टर मैं हमेशा बोलता हूँ कि बस पढ़ते रहो बच्चों, इंजीनियर और डॉक्टर ही तो बनना है आपको, इनसे प्यार होना चाहिए यार। ठीक है, इंजीनियर डॉक्टर से। ठीक है, 11th पास करना थोड़ी बड़ी बात है, 11th में तो सिलेबस में 2-3 महीने में खत्म कर दूं पूरी फिजिक्स, 11th की फिजिक्स 2-3 महीने चाहिए, ज्यादा नहीं। लेकिन ये बनना है ना तो क्वेश्चन बहुत सारे करने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, एक खत्म करना अलग बात होता है, सिलेबस खत्म करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आने चाहिए, भले धीरे धीरे चले पर सारी चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, आप उसको अप्लाई कर सको, क्वेश्चन में क्या कर सको, अप्लाई कर सको, अदरवाइज फिजिक्स टफ लगेगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। नोट्स अच्छे से बना लो, टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना। ऑल द बेस्ट।